इसके पश्चात विशेष रूप से छात्र लोगों के लिए हिंदी के माध्यम से कुछ वार्तालाप करने की व्यवस्था किया गया है। कहा गया है कि कुछ बात करना चाहिए। बहुत लंबा विषय दिया है, तो इस विषय को मैं कैसा संभाल पाऊंगा मुझे ज्ञात नहीं है। विषय है समाज में बढ़ते युवा पीढ़ियों में ड्रग्स और मोबाइल की लत एवं दुरुपयोग से वर्तमान पीढ़ियों को कैसे बचाएं और अपने संस्कृति की और धर्म की ओर ले आने में रुचि कैसे डालें। इस विषय से मुझे ऐसा लगता है युवा पीढ़ियों में दो चीज़ की चुनौती या समस्या उत्पन्न हो रहा है। ड्रग का सेवन करने की, मोबाइल का लत पड़ने की, ये दोनों के दुरुपयोग से वर्तमान पीढ़ियों को कैसे बचाएं, ये एक विषय है। और दूसरा है अपने सांस्कृतिक और धर्म की ओर ले आने में रुचि कैसे डालें। ये दोनों कठिन विषय हैं, क्योंकि ये दोनों मनुष्य की विकृति को कैसा ठीक किया जाए, यह प्रश्न है। ड्रग से सेवन करना, मोबाइल की लत में पड़े रहना, ये मनुष्य के प्राकृतिक स्वभाव में नहीं है। प्राकृतिक नहीं है, ये विकृत है। मानव के स्वभाव में ये नहीं है। अगर मानव के स्वभाव में ये बात होता है तो उसको सुधारना लगभग असंभव है। असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। जो प्रकृति के रूप से नहीं है, विकृति के रूप में आगंतुक हैं बाद में, तो इसलिए हटाए तो जा सकते हैं। ये दोनों को मैं ड्रग और मोबाइल का अलग अलग ना करके दोनों की लत को कैसा बचाया जाना चाहिए, इस विषय में आपको सुझाव देने के लिए कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है कि घुमाया जाए और सब सुधर जाए। तो इसमें सुनियोजित ढंग से एक दीर्घकालिक कार्यक्रम को चलाना होगा, जिसमें एक पक्षीय भागीदारी से बनेगा नहीं। इसमें बहुत सा भागीदार हैं, उन सबको सामूहिक रूप से काम करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस कार्य की प्रक्रिया में कौन कौन लोग कार्य के माध्यम हैं, कौन कौन लोग इससे लाभ हानि होने वाले हैं, उसमें करीब सभी लोग हैं। मात्र युवा पीढ़ी नहीं है, सभी पीढ़ियां हैं। समाज, कुटुंब की, परिवार के सदस्य और कुटुंब के सदस्य, समाज की सभी लोग, राज्य शासन,
संवैधानिक अथवा प्रशासनिक अधिकारी गण, अध्यापक, विद्यालय प्रशासन इन सब से संबंधित हैं। सबको एक संगठित रूप से एकजुट होकर के इस बात को प्रयास करें तो दोनों समस्याओं से, घटनाओं से युवा पीढ़ी को या सभी को बचाया जा सकता है। जब तक सब लोग इसमें कार्यरत नहीं होंगे, प्रयासरत नहीं होंगे, एक अंगिक रूप से जब काम करेंगे तो उसको सफलता मिलना काफ़ी कठिन है। क्योंकि ये समस्या व्यक्तिगत मात्र नहीं है। मूल समस्या तो व्यक्तिगत हैं, लेकिन इसका संबंध समाज के सभी अंगों से रखते हैं। जैसा नशीली पदार्थों को देखा जाए, जो इसमें ड्रग्स लिखा है, ड्रग एक वस्तु विशेष के नाम है, उसका अतिरिक्त भी नशीली पदार्थ अनेक हो सकते हैं। जड़ी बूटी के रूप में हो सकता है, पेय के रूप में हो सकता है, खाद्य के रूप में हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की ये होते हैं। ये कहाँ पर उत्पन्न होता है, कहाँ से आते हैं, कहाँ इसका आपूर्ति किया जाता है, इसमें एक आदमी का काम नहीं है। बहुत से लोग इसमें संबद्ध हैं, तो सबको नियंत्रित नहीं किया जाए तो मात्र उसके उपभोगी हैं जो खरीद करके, उधार ले करके, चोरी करके या अपने से उत्पन्न करके, जिस तरह से करके वो करते हो, उपभोग करते हो, तो उनको वो सामग्री कहाँ से मिलते हैं, कहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ से हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो मात्र उपभोगी को नियंत्रित करने से सफलता मिलेगा नहीं। क्योंकि बेचने वाले का अपना लाभ होने का विचार है, लाने वालों की और उसके उत्पादन करने वालों की, वो तो अधिक से अधिक लोग इसमें लगें, उसकी चेष्टा में रहेंगे। तो इसलिए जहाँ तक के समस्या के स्रोत हैं, वहाँ से हम ये नहीं करेंगे। नशीली पदार्थ एक ऐसा समझा जा सकता है, उसका उपयोगी कोई नहीं है, सदुपयोग कभी किया नहीं जा सकते हैं। कभी कभी नशीली पदार्थ दवा के रूप में होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अलग होता है। मोबाइल की प्रश्न थोड़ा अलग है, सदुपयोग भी अगर चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन उस सदुपयोग का श्रेणी में कैसा निर्णय करेंगे उसका भी बहुत सा दृष्टिकोण है। जो भी हो, इसमें सदुपयोग की संभावना रहते हैं। ड्रग्स में, नशीली पदार्थ में उसकी संभावना भी नहीं रहती है। तो जिसमें परिवार, अभिभावक, भाई बहन, परिवार के सदस्य, गांव के कुटुंब के सदस्य, समाज, शासन, सब लोग एक दूसरे को जानते हुए और एक कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से, सुनियोजित ढंग से योजनाबद्ध करके करेंगे, तभी कुछ परिणाम निकल सकेंगे। जो इसके दुरुपयोग से निर्लिप्त रहने वाले या इसमें पड़ कर के, लत में पड़ कर के फिर उसको छोड़ कर के बाहर आने वालों का भी पहचान
और समान होना चाहिए, जिससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिल सके। समाज विद्यालय में विशेष रूप से अध्यापक गण उस समय इसका चेतना नहीं होंगे, इस कार्य में संलग्न नहीं होंगे, तो ये सफलता मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इस कार्य के लिए एक बिंदु मैं विशेष रूप से बल देना चाहूँगा, वो है परिवार। जिस घर में माता पिता अभिभावक रूप में होंगे, भाई बहन परिवार के सदस्य के रूप में होंगे, तो उन सबको एक सहमत होना चाहिए कि सभी लोग ये माने कि नशीली पदार्थ में या मोबाइल के दुरुपयोग में परे रहना सही नहीं है, जीवन में हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। इस बात को एक मत होना बहुत जरूर है। एक मत का अर्थ ये है कि तार्किक की दृष्टि से विश्लेषण करके लाभ क्या है, हानि क्या है, और इसमें नहीं पढ़ने से क्या क्या जीवन में उपलब्धियां हो सकते हैं, इस बात को सब लोग सहमत होना चाहिए। सब लोग एक मत में सहमत नहीं होंगे। जो असहमत हैं, नशीली पदार्थ सेवन करना चाहिए ऐसा मानने वाले हैं, उनकी दृष्टिकोण को बदलने की चेष्टा करना होगा। डांट डपट करके, लड़ झगड़ करके, मारपीट करके उसको उस उपयोग से दूर रहने की चेष्टा करें तो उससे तत्कालिक कुछ परिणाम मिल सकते हैं, परंतु वो दूरगामी परिणाम उसको उस आदत से छुड़ाया नहीं जा सकेगा। जब तक वो स्वयं इस बात को समझ नहीं लेते कि ये सही नहीं है, गलत है। सही नहीं है, गलत हैं, ये प्रेम के साथ, करुणा के साथ, स्नेह के साथ अच्छे तर्क दे करके, न्याय संबद्ध बात करके किसकी हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन करने की चेष्टा करना जरूर है। तो इसके लिए ऐसा करने की क्षमता रखने वाले बुजुर्ग लोग की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। एक घर में देखा जाए तो विशेष रूप से माता पिता या दादा दादी जो उम्र में वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, दुनिया देखे हैं, उन लोगों के माध्यम से स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, ममता के साथ युवा पीढ़ी को समझाया जाए तो उनका निश्चित रूप से मनस्थिति को, हृदय को परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा समझाने वाले जो हैं उसमें दो चीज़ की नितांत आवश्यक हैं। समझाने वाले होने की जो अरहंत हैं उसकी आवश्यकता है, उसकी योग्यता है। उसमें दो चीज़, एक तो जिस युवक को, जिस युवतियों को जो समझा रही हैं, जिसकी आदत को सुधारने की चेष्टा कर रही हैं,
उनके प्रति सही माने में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। उसके साथ असंबद्ध जैसे दृष्टिकोण से बात किया जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस बात को समझाने जा रहे हैं, नशीली पदार्थ सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात को समझाने जा रहे हैं, तो समझाने वाले स्वयं कभी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया हो या कर रहे हो तो एकदम उसको छोड़ चुके हो, वो इसका भी योग्यता की आवश्यकता है। नहीं तो स्वयं उसमें लिप्त हो तो किस दूसरे को, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे वो कोई भी हो, स्वयं उसमें से मुक्त नहीं है तो दूसरे को मुक्त होने की उपदेश देना, समझाना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। एक छोटा सा सही घटना की कहानी है, आप लोग सब जानते ही होंगे। महात्मा गांधी सेवाग्राम में रुके हुए थे, तो उसके नज़दीक में एक गांव है। उस गांव के एक बालक बहुत अधिक गुड़ खाते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, दांत सड़ जाते थे। तो उनके अभिभावक लोग बहुत परेशान थे। डांट डपक मार पीट जितना भी करें तो वो कहीं न कहीं से चोरी छिपे गुड़ खा लेते थे। तो किसने उनको सुझाव दिया कि अरे बापू के पास क्यों नहीं ले जाते। गांधी जी को लोग प्रेम से बापू बापू कहते थे, बापू समझाएंगे तो ये मान जाएंगे। तो वो दोनों माता पिता वो थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर की दूर थे, वहाँ से आए और गांधी जी से मिले। तो गांधी जी से कहा कि ये हमारा बच्चा बहुत गुड़ खाते हैं, जितना भी कहें मानते नहीं हैं, आप ज़रा इनको समझाइए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं समझाऊंगा, अगले हफ्ता ले आइए। उस दिन समझाया नहीं, उन्होंने कहा कि अगले हफ्ता ले आइए। तो वो फिर दोनों चले गए बच्चे को ले करके। अगले सप्ताह दोबारा बापू के पास गए, गांधी जी के पास गए। तो गांधी जी ने बच्चों को प्यार करके, बेटे गुड़ खाना अच्छा नहीं है, तुम मुझे वादा करो कि आज से तुम गुड़ नहीं खाओगे। उस बच्चे ने तुरंत कहा कि हाँ मैं नहीं खाऊंगा। तो उस माता पिता को थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो आज इतना ही कहना था तो उस दिन क्यों नहीं कह दिया, एक हफ्ता के बाद दोबारा हमको क्यों यहाँ बुलाया। तो गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं गुड़ खाते थे, तो इस बच्चे को समझाने के लिए मैंने उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दिया है। आज एक हफ्ता भर हो गया है, तो आज मैं इसको समझा सकता हूँ, मेरे शब्द में वजन रहेगा, ये मानेंगे। तो सचमुच बच्चा को सुधर गया। तो इसलिए समझाने वाले अपने जीवन में उस बात का पालन करना और अनुभव के रूप में उस पालन की जो परिणाम है वो हो तो तभी कुछ हो सकता है। और दूसरे सबसे बड़ा जो नई पीढ़ी को सुधारने से पहले ही सुसंस्कृत करने के, सुसंस्कार करने के लिए छोटे अवस्था में अभी चलना सीख रहे हो, बोलना सीख रहे हो, 2-3 साल के बच्चों की जो विकास के क्रम में, उस समय मानसिक पटल पर दिमाग में कोई बात को बिठाना, वो भी तार्किक रूप से रैशनली और रीजनिंग के साथ बिठाना बहुत ज़रूर होता है। और उसके लिए जैसा मैंने कहा, अभिभावकों की, माता पिता की
अपने आचरण में जितना शुद्धता होंगे उतना शुद्धता अपने बच्चों में भी लाने की क्षमता रहेंगे। अपने जीवन में शुद्धता नहीं है तो बच्चों में नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए जो बच्चा बोलना शुरू करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो उस समय बहुत सा जिज्ञासा, अबोध बालक की जिज्ञासा अनेक होता है। तो अभिभावक लोग उसको ठीक से सदुपयोग करने में अक्षम रहते हैं। बच्चा कोई चीज़ पूछते हैं तो बड़ों की दृष्टि से उसमें कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होता है, क्या है, क्यों है, कैसे हैं, क्या है, ये सब पूछते हैं। तो उसको ठीक ठीक से उत्तर देना, उनके समझ में आवे या समझ ना आवे, लेकिन ठीक ठीक से उत्तर देना, और सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, वो भी ठीक ढंग से समझाना। और एक ही प्रश्न को 10 बार भी पूछें तो जंजाल ना हो करके जो एक प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं उसको फिर पूछते हैं तो फिर उसको उत्तर देना, ये बचपना की मानसिक विकास के साथ अत्यंत आवश्यक होता है। स्वरूप में या भारतीय आयुर्वेद विज्ञान में बालक के देखभाल की पद्धति जो बताया गया है उसमें ये सब विस्तार से वर्णन है, लेकिन आजकल कोई उसका प्रयोग नहीं करते हैं। बच्चा बहुत प्रश्न पूछते हैं तो उनको कह देते हैं कि चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते हो। ये सब नहीं पूछना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जब विद्यालय जाना प्रारंभ करेंगे 5-6 बरस में, उस समय भी स्कूल के अध्यापक बच्चों की उत्कंठा को, जिज्ञासु को वृद्धि करने की चेष्टा जरूर करना चाहिए। उनको केवल किताबें, सूचनाएं दे करके और कोई प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करने का जो एक आदत होता है, उससे बच्चों के विकास में बहुत बाधा पड़ते हैं। विकास में जो बाधा पड़ते हैं तो फिर वो विकृतियाँ उत्पन्न होने लगता है। मन में सबसे अधिक हानिकारक चीज़ हैं भय, फियर, और संशय, डाउट, और असमय की इच्छा, डिज़ायर, जो उचित नहीं है। तो ये 3 चीज़ हमें बहुत सतर्क से देखने की और उसका सामना करने की, उसका सामना करने के लिए स्मृति, अनुस्मृति और संपर्जना था। अनुस्मृति संपर्जना शब्द थोड़ा पारिभाषिक हैं, लोगों को समझ में नहीं आते होंगे। अपने मन की परिस्थिति को तत्काल पहचानने की क्षमता, और पहचानने के बाद उसकी अच्छा और बुराई जान करके, समय का समय जान करके, अगर वह समय के है अच्छा नहीं है तो उसको कैसा रोका जाए, अगर वो ठीक है, समय के अच्छे हैं, तो उसको कैसा वृद्धि किया जाए। बहुत सा चीज़ उत्सुकता या संशय, नशीली पदार्थ प्रारंभ में कुछ लोग मन में कोई भय होता है, डर होता है, उस डर को दबाने के लिए उपयोग करते हैं। कुछ लोग संशय होता है, इससे क्या होता है, अगर ये खाने से कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो ऐसा संशय और उत्कंठ
उत्सुकता होता है, उससे और कुछ गलत इच्छा होते हैं, उत्कंठा होते हैं कि ये खाने से मुझे शायद बलवान हो जाए, या मैं सो नहीं पाता हूँ तो थोड़ा सो पाते हो, तो इस तरह से गलत इच्छा उनसे। तो इसको कम करने के लिए मनुष्य को बचपन से ही निडर होने की, भय की भावना से और जिज्ञासु, गलत किस्म की जिज्ञासु की भावना से बचाने की चेष्टा करना बहुत जरूर है। बहुत सा समाज में या घरों में ये प्रचलित हैं, बच्चों को ठीक करने के लिए भय उत्पन्न करते हैं, भूत आ जाएगा, फलाना हो जाएंगे, सिंह उगाएंगे, ऐसा करके बच्चों को डर दिखा करके सुलाते हैं या इधर उधर भाग दौड़ करने से बचाते हैं। बाहर जाएगा तो भूत आ जाएंगे, ले जाएंगे, बाहर मत जाओ। तो ये मूलभूत रूप से मनुष्य के विकास के क्रम में भय और लोभ दोनों ठीक नहीं हैं। परंतु आजकल शिक्षा पद्धति में ये दोनों दुरुपयोग करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। शिक्षा के प्रशिक्षण की कार्य आजकल चल रहे हैं, वो भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम से अलग नहीं है, तो उसमें भी ये दोनों उपयोग होता है। असफल हो जाएंगे तो 1 साल और बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा भय बच्चों के मन में उत्पन्न करते हैं। अगर ठीक से उत्तर नहीं देंगे तो मास्टर मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा भी भय उत्पन्न करता है। अच्छा परिणाम आएंगे तो पुरस्कार मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेंगे, ऐसा लोभ उत्पन्न करते हैं। तो ये दोनों माध्यम से जो किस बात को किसी के दिमाग में बैठाने की चेष्टा करते हैं, तो वो जानकारी या वो सूचना केवल दिमाग से संबंधित रह जाएंगे, दिल से कोई उसका संबंध नहीं रह जाएंगे। गांधी जी ने शिक्षा और एजुकेशन में जो अंतर किया है, वो ऐसा देखने में बहुत ऊपर का बात जैसा लगता है, लेकिन उसको ठीक से समझें तो उसमें बहुत गहराई है। मात्र दिमाग को देने वाले जानकारी और दिल और दिमाग दोनों को देने वाले जानकारी, शिक्षा की जो भारतीय परंपरागत शिक्षा है, वो दिल को जानकारी देते हैं, दिल को शिक्षित करते हैं। दिमाग थोड़ा पीछे रह जाए तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, दिल को ठीक से विकसित करना चाहिए। आंतरिक भावना, केवल दिमाग में सूचना मात्र डाल देते हैं और उस सूचना को उपयोग करने से तत्कालिक लाभ क्या होगा ये बता देते हैं। तो इसलिए जिसके माध्यम से आंतरिक ज्ञान या प्रज्ञान है, वो खिल नहीं सकता है, विकसित नहीं हो सकते हैं। तो इसमें एक बहुत बारीक से ध्यान देने की आवश्यकता है। भय के माध्यम से, लोभ के माध्यम से कुछ भी प्राप्त होगा, वह दूरगामी लाभदायक नहीं होगा, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि वह आर्बिट्री की बात नहीं है। बहुत लोगों ने शोध करके, गवेषणा करके, विश्लेषण करके इस तथ्य को पाया है। मेरे मित्र स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी कहा करते थे कि सिंगुलर पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू अवेकन द इनर इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल।
to awaken the inner intelligence of the individual, so that the person can flower in goodness. इनर इंटेलिजेंस को आप जागृत किया जा सकें, आंतरिक प्रज्ञान को आप जागृत किया जा सकें, तो वो व्यक्ति सही माने में संस्कार और अच्छे आदतों की माध्यम से वो फूलेंगे, फलेंगे, फ्लावरिंग होंगे। उसमें कोई चेष्टा नहीं करना पड़ेगा। आंतरिक प्रज्ञान को अगर जागृत किया जा सके तो उसके बाद कोई विशेष वो बात करने की आवश्यकता, चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको जागृत करने के लिए जो पद्धति हैं, जो मार्ग हैं, वो ना तो बे में हैं ना तो लोभ में हैं। बे और लोभ दोनों नकारात्मक भावनाएं हैं जो सत्य पर आधारित नहीं हैं, स्वार्थ से जनित हैं। तो उसकी बिना बे की और बिना लोभ की यथार्थ को देखते हुए कोई चीज़ निर्णय करेंगे या कोई चीज़ निर्णय कराएंगे, तो इस कार्य में अध्यापक का बहुत बड़ा कार्य है। सहपाठियों का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें होना चाहिए। विद्यालय प्रशासन में भी इसके बोध होना चाहिए, अभिभावक में भी इसके बोध होना चाहिए, समाज में भी इसके बोध होना चाहिए, और राज्य शासन में भी इसके बोध होना चाहिए। तो इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, राज्य शासन, अध्यापक, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक, भाई बंधु, परिवार के सदस्य, इन सब एकजुट होकर के, एक मत होकर के, प्रेम से, बिना कोई जोर जबरदस्ती से, बिना कोई दबाव के, प्रेम और करुणा के माध्यम से कोई चीज़ युवा पीढ़ी की हृदय में उत्पन्न करने की चेष्टा करें तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होंगी। निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मोबाइल की लत भी ऐसा ही है। ये दोनों के मूल कारण किसमें है? मूल कारण वज्रवाद आर्थिक व्यवस्था की जो पद्धति है, द इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट ओरिएंटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, इसके माध्यम से मनुष्य की आदत को बिगाड़े बिना, लत पड़े बिना उनके बाज़ार चलते नहीं हैं। मोबाइल की और मोबाइल से संबंधित सभी प्रयोगों की बाज़ार चलते रहना चाहिए। नशीले पदार्थों के बाज़ार भी चलते रहना चाहिए। तो इसलिए दुरुपयोग के शोषण किसका होगा? शोषण होगा अबोध, इनोसेंट जानताओं की उपयोगी तो नहीं रह गया है, उपभोगी कंज्यूमर हो चुके हैं। तो उससे शोषण करके अपने घर पैसों से भरने की जो प्रक्रिया है वो कभी रुकेगा नहीं। हर चीज़ में, खाद्य में, पिए में, कपड़ा में, लता में, यातायात में और हर चीज़ में। और यहाँ तक कि जो युद्ध इस समय जगह जगह पर चल रहे हैं या युद्ध की संभावनाएं जो बनाए रखते हैं, वो सारे के सारे पूंजीवादियों की उत्पादन जो अस्त्र हैं, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, उनके बाज़ार को बनाए रखने के लिए मनुष्य का साधारण शोषण नहीं, मनुष्य की जान, हजारों लाखों की संख्या में लोगों की जान लेना उनके उद्देश्य बन गया है।
तो ऐसा समय में हम अपने को कैसा बचाएंगे, इस यथार्थ को देखना अत्यंत आवश्यक है। ड्रग और मोबाइल दोनों पूंजीवादियों की शोषण करने की एक अच्छे माध्यम हैं। तो इसलिए हम पूंजीवाद की निरर्थकता को और उनके दोष को सही मायने में देखेंगे नहीं, हम उसके सहयोग बनेंगे तो हम उसके लत से अपने को बचा पाएंगे। इसकी संभावना बहुत कम रह जाते हैं। मुझे जात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो आप सही माने में समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ बात घुमा फिरा करके होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध की पद्धति यही है कि कोई समस्या सामने आते हैं तो उसको समाधान करने के लिए उसकी हेतु को, कारण को जानना पड़ता है। जब कारण जान जाएंगे तो उस कारण को समाप्त कर देंगे तो उसके कार्य अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आग बुझा देंगे तो धुआं को बुझाने के लिए दूसरा प्रयास करना नहीं पड़ता है। आग बुझ जाएगी तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आग को बिना कुछ किए धुएं को हटाने की चेष्टा करते रहेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगा, हटा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हेतु को समाप्त करना, प्राण करना, ये समस्याओं की सही समाधान होता है। तो इसलिए एक नए समाज को, एक समय के समाज को उत्पन्न करने के लिए आज के समाज की जितना दोष हैं उन सब दोषों की मूल कारण क्या है उसको देखना होगा। ये दुनिया कुछ उद्योग घराने लोग चला रहे हैं, वो सैकड़ों में नहीं हैं, 10-5 में ही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर के, रशिया से लेकर के इस दुनिया में जितना भी तथाकथित शक्तिशाली देशों को देखा जाए वो सब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, मंत्री, ये सब तो कठपुतली होते हैं। उन सब का जो धागा है वो खींचने वाले 1, 2, 4 पूंजीपति होते हैं, उद्योग घराना होते हैं। उन लोगों का अपना हित सभी को शोषण करके दुनिया को गरीबी बने रहने दे जाए। दुनिया गरीबी से हट जाएंगे तो उनका अमीर होने की जो बोध हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शोषित जनता को शोषित रखना उनका कार्य है। शोषित जनता को शोषित रखने की एकमात्र माध्यम है लोभ को वृद्धि करना। और लोभ को वृद्धि करने के लिए संतुलन और संप्रशन, संघर्ष, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, उसको वृद्धि करना, ये इनका बहुत लंबे शोध के बाद मिले हुए तथ्य हैं, उसको यूज़ कर रही हैं। जब तक हम उनके माध्यम से चलाए हुए शिक्षा के माध्यम से अपने आवश्यकताओं को भूल करके, ना जान करके हमारा आवश्यकता क्या है वो उत्पादक लोग हमको बतावें नहीं, हमको मनावें, जोर ज़बरदस्त से हमारा ब्रेन वॉश करके, इंडोक्ट्रिनेट करके हमको बताएं। आज बहुत लोग, क्योंकि हम यूज़र के रूप में तो अधिकार थे, संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को हम उपयोग करने के हमारे जन्म से अधिकार हैं, लेकिन हम अब यूज़र नहीं रहा,
उपयोगिता नहीं रहा, उपभोगी कंज्यूमर हो गए हैं। तो इसलिए ये कंज्यूमर के दिमाग जो है वो लोभ और द्वेष के माध्यम से, कंपैरिजन और कंपटीशन के माध्यम से हो रहा है। तो इस बात को हम जब तक समझेंगे नहीं, हम कितने अपने मानसिक स्वतंत्रता खो चुके हैं इसको नहीं देखेंगे, तो ये ड्रग और मोबाइल की लत है, ये एक सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये रोग का लक्षण है, रोग का मूल कारण नहीं है। इन लक्षणों से क्या परिलक्षित होता है, एक बहुत विशाल षड्यंत्र संपूर्ण मानव मात्र के विरोध में, जो पिछले लगभग 200 वर्ष से चला आ रहे हैं, वह निरंतर वृद्धि हो रहा है। इसका अंत क्या होगा किसको ज्ञात नहीं है। बहुत संक्षेप में कहा जाए, प्राकृतिक रूप से मनुष्य अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने की, संपादन करने की क्षमता प्राकृतिक रूप से है। कोई भी मनुष्य अपने आवश्यकताओं की अभाव में कठिनाई होंगी ऐसा कोई नहीं सोचा जा सकता है। जिसको गांधी जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये पृथ्वी अपने ऊपर जीने वाले संपूर्ण जीवों के, केवल मानव की मात्र ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा, चींटी, मच्छर, सब इस पृथ्वी पर जीते हैं, इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। तो उनकी आवश्यकता, जो भी आवश्यकता है वो ये पृथ्वी पूर्ति कर सकते हैं। परंतु एक व्यक्ति की लोभ संपूर्ण पृथ्वी नहीं कर सकते हैं। जितना भी संसाधन है वो एक आदमी के लोभ का सेटिस्फाई करेंगे, लोभ को संतोष देंगे, ये नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा लोभ जो है ये एक्सप्लॉइट हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, शोषण हो रहा है। क्यों हो रहा है? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में साइंस और औद्योगिक के या तकनीक की जो वृद्धि असीमित रूप से हुआ, तो मनुष्य की आवश्यकता से अधिक के संसाधन के उत्पादन करने की क्षमता मिल गया है। उस क्षमता से जो संपादित किया जा रहे हैं उनको कहीं खपना है, उससे लाभ उठाना है। खपने के लिए मनुष्य की लोभ को वृद्धि करना है। तो इसलिए मैं एक शब्द में बाजारवाद की संगति से मैं कह रहा था। तो ये बाजारवाद तभी हुआ, अब मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार संसाधनों को सही उपयोग करेंगे तो पूंजीपतियों का बाजार चलेंगे नहीं, क्योंकि अधिकांश मनुष्य की आवश्यकता अपने आप संपादित कर सकते हैं, स्थानीय रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए स्थानीय की लोकलाइजेशन की बात एकदम ख़त्म हो गए। आज पूर्ण रूप से वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन की दौर में चल रहे हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन के समय में ड्रग और मोबाइल की लत भी ग्लोबलाइज कर दिया है। जब तक हम अपने को, अपने मानसिकता को स्थानीयकरण नहीं कर पाएंगे, लोकलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, या अपने स्वाधीनता को पुनः स्थापित नहीं कर पाएंगे, तब तक ये पूर्ण रूप से हम समाप्त करेंगे, ये कहना कठिन है। हम कुछ कर पाएँ या कुछ ना कर पाएँ, लेकिन आज के जो संपूर्ण जगत की समस्याएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन उत्पन्न कर रही हैं, और उसका निरोध का कोई उपाय है कि या नहीं,
इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। अपने संस्कृति और धर्म की ओर ले आने में रुचि कैसे डालें? अपने संस्कृति और अपने धर्म अपने होने से श्रेष्ठ हैं, ऐसा सोचना गलत होगा। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, वो सब एक ही जैसे श्रेष्ठ हैं। कुछ धर्म श्रेष्ठ और कुछ धर्म गाँव, कुछ अच्छा कुछ परब, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी सही माने में धर्म और संस्कृत दोनों सब सही होता है। अगर संस्कृत हैं, कल्चर के रूप में कहा जा सकते हैं, या धर्म को भी धर्म के रूप में, लेकिन इस समय संपूर्ण विश्व में एक कठिनाई क्या चल रही हैं? कठिनाई ये है कि समस्त धर्म के सार, जिसको धर्म कहते हैं, वो समाप्त हो गए हैं। बौद्ध धर्म को भी अब लिया जाए, इस समय लगभग तातम जिम्बे लिऊ जिसको कहते हैं, लक्षण मात्र बचा हुआ है। बाह्य लक्षण, आंतरिक धर्म की भावना समाप्त हो गए हैं। कोई बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने को मानते हुए भी क्रोध करना, हिंसा करना, इस सब से अपने को निर्वृत्त नहीं रख पाते हैं, तो इससे क्या परिलक्षित होता है? उनके अंदर कोई धर्म नहीं है, धर्म के नाम मात्र उसको ढोकर जा रहे हैं। तो ये बात सभी धर्मों के साथ है। धर्म धारण करना, जोड़ने का काम करने वाले हैं। आज जो उनके नाम से मनुष्य को विभाजित कर रहे हैं, मात्र विभाजित ही नहीं कर रहे हैं, विभाजित करने के बाद परस्पर हिंसा भी करा रही हैं। तो इसलिए ये बहुत स्पष्ट लक्षण है कि धर्म नहीं रहा है, धर्म के नाम और धर्म के संस्थाएं रह गए हैं। उसी प्रकार से संस्कृति को भी देखना है। नई पीढ़ी को भारतीय आर्यवर्त या बौद्ध समाज की संस्कृति के सही मायने में क्या है और धर्म सही मायने में क्या है, इसका जानकारी देना चाहिए। इसका जानकारी एक तार्किक दृष्टि से, या आजकल की भाषा में कहा जाए तो साइंटिफिक दृष्टि से देना और लोगों को लेना। जो उस प्रकार से जो धर्म की और संस्कृति की सही माने को, यथार्थ को जब आप अनुभूति करेंगे, माना और जाना बहुत फर्क है। उसको आप मान तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। जो धर्म की और संस्कृति की जानकारी समयक रूप से दे सकें तो रुचि स्वयंभू होगा, अपना आप भरेंगे। रुचि दिलाने की काम करना सही नहीं है। ये पूंजीवादी की तरीका हो जाएगा। पूंजीवादी अरुचिकर चीज़ों को भी लोगों में रुचि वृद्धि करने की चेष्टा करके उसको बाज़ार में बिकवाते हैं। धर्म और संस्कृति ऐसा नहीं है। धर्म की मूल सार को अनुभव करेंगे, जानेंगे, तो वो मानने वाला जैसा नहीं है। मानने का अर्थ ये है कि किसने कह दिया, किस गुरु ने कह दिया, किस लामा ने कह दिया तो उसको मान लिया, या किस ग्रंथ में लिखा हुआ है उसको पढ़ करके आपने उसको मान लिया। जानने का अर्थ ये है अपने प्रज्ञान के माध्यम से, इंटेलेक्ट के माध्यम से उस बात को विश्लेषण करके, खोज करके एक तथ्य अपने दृष्टिकोण से प्राप्त होगा, वो जानकारी है। तो वो जानकारी जिसको मिलेगा तो उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको रुचि लेना चाहिए
या ये भी कहें कि आप मत रुचि लो, तभी वो रुचि लेंगे। तो ये कि आंतरिक की अनुभूति के आधार पर ही ऐसा होता है। विशेषकर बुद्ध धर्म प्रचारिक उन्मुख धर्म नहीं है। बौद्ध संस्कृति भी प्रचारिक उन्मुख नहीं है। एडवर्टाइजमेंट्स माध्यम से या अन्य माध्यम से उसके प्रति आकर्षित किया जाए। भगवान बुद्ध ने यहाँ तक कहा है, भगवान बुद्ध का 2 बात अपने मन में गांठ लेना चाहिए। एक बात तो यह है कि धर्म का उपदेश तब तक मत दो जब तक वो श्रोता, वो विनय जान 1 बार 2 बार 3 बार आपसे अनुरोध नहीं करते हैं, मुझे धर्म बताइए, 3 बार अनुरोध करते हैं, तब वो सही जिज्ञासु हैं, उनको धर्म बताना चाहिए। अपने प्रचार की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने ये भी कहा कि मैं बुद्धा हूँ, इसलिए मैंने कहा हुआ सही है ऐसा मान लेना तुम्हारा काम नहीं है। और भिक्षुओं और पूर्वजनों, जो स्वर्ण की आभूषण बनाने वाले लोग होते हैं, वो स्वर्ण को कैसा जांचते हैं, आग में तप करके, छेद करके, रगड़ करके उसमें सहीता कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है जांचते हैं। उसी प्रकार से मेरे कहे हुए वचनों को भी अपने तर्क की दृष्टि से जांच पड़ताल करो। इसलिए मत मानो कि मेरे हृदय में बुद्ध के प्रति सद्भावना है, श्रद्धा है, तो इसलिए बुद्धा ने ठीक ही कहा होगा, ऐसा करके मत मान लो। वो मान लेंगे तो तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। जो मैंने कहा है उसको अच्छे तरह से विश्लेषण करके परिच्छेद करो, परीक्षण करो, और तब जो कुछ अपने दृष्टि से सही पाएंगे उसको हृदयगम करो। तो ये दोनों बौद्ध धर्म की विशेषता है। तो इसलिए अगर कोई बौद्ध अनुयायी हो, तो चाहे धर्म के विषय में हो, चाहे संस्कृति के विषय में हो, चाहे किस भी विषय में हो, वो एक तार्किक की दृष्टि से न्याय की पद्धति से जांच पड़ताल करके साइंटिफिकली समझना, हृदयगम करना, तभी उससे कोई लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ये उपदेश जो है वो हम लोगों को हृदय में रखना चाहिए। समय के अभाव से प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम नहीं चला पाए, क्योंकि आप समय अपने गति से चलते हैं, उसका एक सीमाएं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा छात्र और युवक वर्ग के साथ थोड़ा बहुत वार्तालाप करने की, संप्रेषण करने की अवसर मिला। हो सकता है मेरे ये शब्दमाला आपकी रुचि अनुसार या क्षमता अनुसार बैठे हो, नहीं बैठे हो, लेकिन इतना तो आप जान सकते हैं कि इस प्रकार के दृष्टिकोण भी अभी इस दुनिया में हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी जगत के दर्शन करना जरूर है, ऐसा सोचना चाहिए। आप लोग नवयुवक के विशेष रूप से आर्यावर्त भारतवर्ष के नागरिक हैं, तो मैं संस्तुत करूँगा कि यथाशक्ति गांधी को जानें, गांधी की साहित्यों को पढ़ें, गांधी वांग्मय को पढ़ें,
ज़्यादा नहीं पढ़ सकें तो हिंद स्वराज वो हर भाषा में हैं, बोट भाषा में भी हैं, उनको देखें। मेरे सपनों की भारत, जिस स्वराज के गांधी ने सपना देखा था, उसका भी छोटा सा किताब है। गांधी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये 3 ग्रंथ युवक पीढ़ी को निश्चित रूप से पाठ करना चाहिए, देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब गांधी को मान लेना चाहिए या अनुयायी हो जाना चाहिए, हो जाएं तो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गांधी को नकारना है तभी गांधी को जानना चाहिए। बुद्ध और महावीर इस धरती पर उत्पन्न हुए, 2500 वर्ष के बाद एक गांधी आया, अहिंसा की सिद्धांत को जीवन की यथार्थ में उतार करके दिखाने वाले। तो इसलिए ये भारत के एक विशेष किस्म की महानुभाव महापुरुष हुए हैं। उनको नकारना भी हो तो वो क्या कह रहे हैं उसको जानना चाहिए, और उसको स्वीकार करना हो तभी तो जानना चाहिए। बिना जाने नकार करना भी निरर्थक है, और कोई नकार नहीं है। तो जान लेंगे तो जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, जगत के दर्शन का एक नए दृष्टिकोण अवश्य मिलेगा। उस नए दृष्टिकोण से देखें और इस नए दृष्टिकोण को अपनाएं तो एक स्वाधीन मन प्राप्त होंगे, जिसको गांधी जी स्वराज के रूप में समझते थे। स्वराज तो तभी हो सकता है अपना मन स्वाधीन हो, अपना मन किस औद्योगिक घराने की, पूंजीपति की गुलाम में ना हो, तभी हम अपने को एक मानव कहने के लायक बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सबको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। जय जगत।